नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान को लेकर भारत अपनी रणनीति तय कर रहा है। सवाल दोस्ती का है, सवाल आतंकवाद का है, सवाल वहां बदलते घटनाक्रम का है। ऐसे में भारत कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहता। अब आगे भारत की क्या होगी रणनीति और कैसे वहां फंसे भारतीयों को वापस लाना बड़ी चुनौती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। इसके अलावा काबुल के हालातों की जानकारी वहां पर मौजूद अपने संवाददाता से सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलेंगे और वहां से लेंगे। लेकिन पहले बात आज अफगानिस्तान को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के साथ, जहां तालिबान के बाद बदल रहे हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं विपक्ष से भी सुझाव दिए गए। 31 दलों के 37 नेता इस बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ हुआ इस बैठक में और क्या है भारत की आगे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। अफगानिस्तान को लेकर क्या है भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या है हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति को लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में भारत की पहली टेंशन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक है। आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इश्यूज वेर अबाउट इवैक्यूएशन। आई शेयर्ड विद देम दैट वी हैव अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति, वी हैव ब्रॉट बैक मोस्ट ऑफ द इंडियंस, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को ताजा हालात से रूबरू कराया। इसके अलावा उन्होंने काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात की। पीएम मोदी के निर्देश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार की अफगानिस्तान को लेकर नीति का समर्थन किया है। On this matter, we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सवाल पूछे और सुझाव भी दिए, जहां सरकार और विपक्ष एकजुट नजर आया है। देश के हित में सारी चीजें पब्लिक भी नहीं भूल सकती। वहाँ जो हमने कहा, देश के हित में जो करना चाहिए वो सब मिलके करना चाहिए। मीटिंग बड़ी लंबी रही, प्रेजेंटेशन दिया गया, उस प्रेजेंटेशन कॉपी दी गई, जितने सवालात उठाए उसका जवाब गोल-मोल करके दिया गया, मगर जो हम सवाल उठाए उसका हमको जवाब मिलना था, नहीं मिला। हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कितने लोग फंसे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, जैसे सीएम आज कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई, जैसा देखेंगे। हमने कहा वेट एंड वॉच के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। कुछ और लोग हैं जैसे बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया है, वो अपने उनके साथ अप्रोच कर रहे हैं। तालिबान को लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां जल्दबाजी में किसी निर्णय तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। इस बात पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है। सामरिक हितों को देखते हुए जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है,
अभी भारत को कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए। इसमें दो संदेह नहीं है कि अल्टीमेटली जो वर्तमान तालिबान का नेतृत्व है उसका अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा है। भारत अफगानिस्तान से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रहा है। 16 अगस्त को 80 भारतीयों को वापस लाकर इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक भारत 800 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया। तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। मुद्दा देश की विदेश नीति का है, मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा है, मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है, जहां सारे दल एकजुट नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन अफगानिस्तान, एकजुट हिंदुस्तान, लेकिन इन सब के बीच जरूर कुछ ऐसे सुर हैं जो हिंदुस्तान में भी अब अलग और इतर दिखाई दे रहे हैं इस सर्वदलीय बैठक के बाद। जैसे ओवैसी साहब ने अब सरकार की अफगान नीति पर लेकर सवाल पूछ लिए इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद। लेकिन इन सब के बीच भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश लगातार लोगों को काबुल से निकालने में जुटे हुए हैं। इस बीच फ्रांस की ओर से फैसला लिया गया है कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन से 4 दिन पहले ही यानी कि शुक्रवार से अपनी उड़ानें बंद कर देगा। शुक्रवार रात के बाद काबुल एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट नहीं की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि हमारी सेना का मिशन पूरा करने की 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी काबुल एयरपोर्ट को खुला रखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट से ऑपरेशन जारी रखने को लेकर कोशिशें लगातार जारी हैं और देखना है कि इसमें दूसरे देश किस तरह की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भारत का रुख यकीनन महत्वपूर्ण है। अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान लाया जा चुका है, जबकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में कितना और वक्त लग सकता है सभी को निकालने में जो लोग भारत हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आगे किस तरह से बढ़ रही है सरकार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीएमसी की ओर से प्रवक्ता मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अब से कुछ देर पहले कहा गया है कि भारत सरकार की नीति अफगानिस्तान को लेकर स्पष्ट नहीं है। हमने जो सवाल पूछे उस पर गोलमोल जवाब मिला है। इस पर आपका स्टैंड, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो है कि दोनों का धन्यवाद देना चाहिए। भारत सरकार का भी धन्यवाद कि जिस प्रकार से आज जयशंकर जी ने कहा कि बहुत दिक्कतों के बावजूद, बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत ट्रबल्स के बावजूद, उन्होंने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार का इवैक्यूएशन प्रोसेस हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में प्रयोग किया है। 6 फ्लाइटें अब तक हिंदुस्तान आ गई हैं। 800 से अधिक नागरिकों को हिंदुस्तान लाया गया है। पूरे एम्बेसी को हिंदुस्तान लाया गया है। लगभग 112 अफगानी नेशनल्स को हिंदुस्तान लाया गया है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस है और इसके लिए भारत सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात, आज जिस प्रकार से एक सहमति रही है, चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हों और चाहे छोटी छोटी इकाइयां हों, सभी ने एक स्वर में हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद किया है। 37 नेताओं ने भाग लिया 31 पार्टियों में से। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये हिंदुस्तान की जीत है। सभी ने एक सुर में हिंदुस्तान की आवाज को आगे बढ़ाया। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप घर में शादी भी कर लीजिए तो एक आध फूफा जी तो नाराज हो ही जाते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप। मुझे लगता है ओवैसी जी को इसी प्रकार देखना चाहिए। मैं इस गंभीर मसले पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर आलोचना नहीं करना चाहता। ठीक है, एक और छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, उसके बाद शुक्रिया और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संबित पात्रा जी, अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से लेकर आया गया है हिंदुस्तान। वहां पर 15,000 लोगों की ओर से आवेदन किया गया है और जिस प्रक्रिया से बीते 11 दिनों से इवैक्यूएशन का प्रोसेस चला है, अगर इसी तरह से निकालते रहे हम लोगों को तो 240 दिन लग सकते हैं वहां पर। वहां के हालात के मद्देनजर क्या भारत सरकार की ओर से कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जितने भी लोगों की ओर से संपर्क किया गया है उन्हें तत्काल हिंदुस्तान लेकर आया जा सके? इसको लेकर किस तरह से, किस तेजी से बढ़ रही है सरकार? देखिए, आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जयशंकर जी ने और सरकार ने दिया है। किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कितने सवाल पूछे गए, जो हेल्प डेस्क है उसमें किस प्रकार से लगभग 15,000 लोगों का
केवल आवेदन भारत आने के लिए नहीं था, बहुत सारे विषयों के लिए संपर्क किए गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूरोप के थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका के थे। उन लोगों ने भी हेल्प डेस्क को अप्रोच किया है सुविधाएं जानने के लिए कि आखिर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है क्या, क्या हम इसकी सहूलियत ले सकते हैं। तो बहुत सारे विषयों पे हेल्प डेस्क कनेक्ट किया गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज प्रश्नोत्तरी में यह भी बताया गया कि ई वीजा के सिस्टम को आरंभ किया गया है। लगभग 800 से अधिक हिंदुस्तानियों को वापस हम हिंदुस्तान लेके आए हैं और जल्दी से जल्दी किस प्रकार से बाकी लोगों को भी लाया जाए इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। सरकार ने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूचना पहुंचने के बावजूद भी वो समय पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां के हालात बहुत ही खराब है, तो इस कारण से वो छूट गए हैं। उनको किस प्रकार लाना है उसके लिए भी त्वरितता भारत की सरकार दिखा रही है। सुप्रिया श्रीनेश जी, कम से कम आज भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है, सर्वदलीय बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें बहुत सारे मुद्दों पर हामी भरी है, तो अब स्थिति बेहतर है ना? विपक्षी दलों की भी तमाम राय को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। मैं पहले तो आपसे एक बात कह दूं कि जब कोई इंटरनेशनल मुद्दा होता है, जब भारत की अस्मिता का, हमारी सुरक्षा का मामला होता है, तो मेरे और संबित पात्रा के बड़े गहरे मतभेद हैं, लेकिन उस पर हम एक साथ ही खड़े नजर आएंगे आपको, क्योंकि भारत के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। भाजपा, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष ये सब समाप्त हो जाता है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात बड़े सर्वसम्मान से कहना चाहती हूँ, ये अच्छी पहल की है सरकार ने, ऐसी और पहल और मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं तीसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, हर सवाल का जवाब नहीं मिला है, हम इंतजार करने को तैयार हैं। मैं ओवैसी जी की तरह यहां पर आकर कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस समय चुनी हुई सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा आगे के रास्ते का। लेकिन हाँ, 3-4 बातें मैं जरूर रखना चाहती हूं। पहली बात, हमारे अभी कितने नागरिक वहां पर हैं, उनको कैसे तुरंत लाया जाएगा, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाने में देरी हुई, क्योंकि जब आपको दोहा के राउंड्स के बारे में पता चल रहा था, जब आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो शायद ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता था। आई थिंक द कंट्री नीड्स नो कि कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग आ न सकते हैं, क्या प्रबंध इसके बारे में किए जा रहे हैं। दूसरा, और ये मुद्दा बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। सबको पता है कि इस समय पाकिस्तान चीन के इशारों पर इठला रहा है। पाकिस्तान और तालिबान का जो समर्थन और सपोर्ट है वो सबको पता है। इसलिए जरूरत है कि एंटी काउंटर टेररिज्म मेजर्स हमारे जेएनके में, हमारी बॉर्डर एरियाज पर और पुख्ता किए जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम लोग कोई खलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तीसरी बात यह जरूर कहना चाहती हूं कि मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 और 30 सितंबर 2001 को, मुझे शायद तारीख भी ठीक से याद है, उन्होंने विपक्ष की ब्रीफिंग करी थी जब यूएस ने अफगान का इन्वेजन किया था। मैं खुश हूं कि यहां पर भी ब्रीफिंग हुई है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री महोदय इस ब्रीफिंग को करते तो शायद इसमें ज्यादा वजन, ज्यादा विजन पता चलता। और मैं चौथी अंतिम बात अपनी ये कह के खत्म करूंगी कि इस पूरे मुद्दे से सरकार को समझना पड़ेगा, और मैं चाहती हूं कि वो समझे कि विदेश नीति एक बड़ी परिपक्व तरीके से की जाती है। फोटो अपॉर्चुनिटी विदेश नीति का जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आज चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आम सहमति बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि रशिया ने हमको ट्रोइका प्लस से बाहर रखा, अमेरिका ने 100 देशों के साथ बयान दिया जिसमें भारत नहीं था। इस पर हमें गहरी आपत्ति उठानी चाहिए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर। क्या इस तरह की आपत्ति उठाई जाएगी? संबित पात्रा जी वो कह रही है कि विदेश नीति के मोर्चे पर कहीं ना कहीं फेल भी रही है अगर कुछ मुद्दों को देखा जाए सरकार। उसके बाद केसी त्यागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। देखिए चित्रा जी, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, हम तो प्रवक्ता हैं, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं वो आज इस बैठक में मौजूद थे। हम यहाँ 4 पार्टी के नेता बैठे हुए, केसी त्यागी जी शायद मौजूद थे, बाकी तो हमारे बड़े नेता मौजूद थे, मेरे तो बहुत सुपर सीनियर मौजूद थे। और मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता हैं उनके सुपर सीनियर मौजूद होंगे। जब काजी ही राजी हो गए हैं, जब हमारे सुपर सीनियर राजी हो गए, तो हम यहां पर क्यों लड़े? और देखिए, अभी मैंने भी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुना, उन्होंने कोई फोटो अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कही है। मुझे लगता है इन विषयों पे बहुत परिपक्वता की आवश्यकता है। हिंदुस्तान कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं करता है। जीवंत लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, और इस सरकार का 2014 के बाद मोदी सरकार का इवैक्यूएशन को लेकर अपने आप का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चित्रा जी, जिस प्रकार से हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया है, चाहे वो यमन में हो, चाहे अभी तो ये देवी का शक्ति का इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, संकट मोचक आप याद करिए, चाहे आप सीरिया में हो,
43 नर्सेस की बात आप याद करिए, किस प्रकार लगभग 43 नर्सेस फंस गई थी सीरिया में, उनको किस प्रकार से हम निकाल के ला पाए थे। 4500 से अधिक हिंदुस्तानियों को यमन से निकाल के लाए थे। तो ये जो एक इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसमें हमारी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, मुझे लगता है इसे फोटो अपॉर्चुनिटी कहना ये उचित नहीं होगा। एक छोटा सा जवाब सुप्रिया आप दीजिए, उसके बाद केसी त्यागी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, सुप्रिया श्रीनी जी वो कह रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, और एकजुटता तो इसी मुद्दे पर दिखी ना कि सभी एक सुर से सहमत भी नजर आए, क्योंकि कहा गया कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, एक देश का मुद्दा है, और ऐसे में बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, आई थिंक मेरी बात को शायद समझा नहीं गया। मैंने इवैक्यूएशन को फोटो अपॉर्चुनिटी कहा था। जो विदेश नीति है, जो कभी गले ट्रंप से लग रहे हैं, कभी झूले झूल रहे हैं साबरमती में, कभी महाबलीपुरम में, फोटो अपॉर्चुनिटी उसकी मैं बात कर रही थी। खैर, अब हम मैं फिर से कहूंगी कि विपक्ष में होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख है। एक मिनट, एक विपक्ष और भारतीय के होने के नाते मुझे दुख है और मुझे आपत्ति है कि रशिया ने कैसे ट्रोइका में पाकिस्तान को शामिल किया, अफगानिस्तान को किया, तालिबान तक को शामिल किया, हमें शामिल नहीं किया। यूएस ने 15 अगस्त को 100 देशों से ऊपर के साथ एक बयान जारी किया, उसमें भारत नहीं था। मुझे लगता है कि यह गलत है। भारत के बिना डिसीजंस लिए नहीं जाते थे, आज भारत को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें संबित पात्रा जी जवाब देंगे, लेकिन केसी त्यागी साहब मैं आपके पास आते हुए, ठीक है, स्तर पे उठाना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचे स्तर पे उठाना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनी जी मैं लौटूंगी इस सवाल के जवाब के साथ संबित पात्रा से, लेकिन केसी त्यागी साहब अब आपका रुख करते हुए, हिंदुस्तान ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी मौजूदा वक्त में अपनाई हुई है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस समय बन रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, पीओके में तालिबान के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान चीन जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तक वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं रह सकता। ऐसे में अब आगे अपने कदम कैसे बढ़ाने होंगे, ये बड़ा सवाल है। एक तो मैं विदेश मंत्री के वक्तव्य और प्रयासों दोनों का समर्थन करता हूं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं अपने दोनों कांग्रेस और भाजपा के मित्रों से बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी इस तरह की परंपराएं रही हैं जी कि आम सहमति ऐसे सवालों पर बननी चाहिए। मुझे चित्रा जी, मैं 1992 का अगर जिक्र नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी होगी। नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और कश्मीर को लेकर के ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग होनी थी वहां पर। मेरे राज्यसभा में सभापति रहे हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति थे जी। वो उस समय राजदूत थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे। तो उनको भारत का कश्मीर में पक्ष रखने के लिए जेनेवा भेजा गया। वहां पर जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, और जो विदेश मंत्री थे, वो अटल जी को देख करके चौंक गए कि ये कैसे आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा मैं भारत का रुख अब यहाँ रखने के लिए आया हूं, जबकि कश्मीर पर उनकी राय कांग्रेस के नेता से भिन्न थी। तो ये रही है हमारी परंपरा। आज का दिन तो इफ्स एंड बट्स का सुनी सुप्रिया जी है ही नहीं। आपकी पार्टी तो इतनी जिम्मेदार पार्टी रही है कि वो ऐसे, अब अटल जी का सुन लीजिए, उस समय तो हम भी थे। अटल जी, ईरान इराक युद्ध हो रहा है, इराक युद्ध हो रहा है, इराक पर जब दूसरी बार हमला होता है छोटे बुश के द्वारा इराक पर, तो सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्ता जाते हैं। यहां से इंडियन फ्यूलिंग हो रही है वहां के लिए, बगदाद के लिए फ्यूल यहां से लेते हैं अमेरिकन प्लेन, और जाकर के हमला करते हैं बगदाद में। तो ये दोनों हमारे कॉमरेड जाते हैं अटल जी के पास कि इस पर कुछ कीजिए। तो अटल जी का जो विनोदी स्वभाव रहता है, कॉमरेड कुछ हल्ला गुल्ला मचाओ संसद में तो कुछ करेंगे भी। अब वहां से जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो सीपीआई, सीपीएम और कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय धरती का दुरुपयोग अमेरिकन फ्यूल के लिए नहीं होना चाहिए। अटल जी 2 मिनट बाद ही घोषणा करते हैं कि आज के बाद भारतीय धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो विदेश नीति ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, और इसमें कई बार विचारधाराएं भी गवर्न करती हैं। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन, चित्रा जी एक आधी मिनट लूंगा, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। 1952 में चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने सीटों बनाया जिसका पाकिस्तान मेंबर था। आज हिंदुस्तान को घेरने के लिए अमेरिका काफी दिन से लगा है, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका खुद। आज चीन और पाकिस्तान दोनों साथ हैं, पहले सीटों के मेंबर थे चीन के खिलाफ। तो ये दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल के थोड़ा सा
हम भी बदल जाएं। अब वहां का जो क्राइसिस है समझ लीजिए क्या है, वो अलकायदा नहीं है, वो ISIS नहीं है, हैं तो वो तालिबान के लोग सब अफगानी। और वहां पर अभी वेट एंड वॉच के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो कैसे निकले। चूक आपसे नहीं हुई है, सवाल तो यही है सरकार ना, से नहीं हुई नहीं, है, त्यागी चूक साहब, तो उससे हुई है ठीक बाइडेन से। सवाल तो यही है ना, जो बाइडेन अब से चूक हुई हो लेकिन खामियाजा उसका तमाम देश उन्हें भुगतना पड़ेगा और आम अफगानी नागरिक भी भुगत रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तालिबान का जुल्म बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अब तो खतरा इतना बढ़ गया है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम लोगों ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या बचेगा अगर 15,000 से ज्यादा लोगों को वहां से हिंदुस्तान लाना हो तो? क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है भारत सरकार से। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव को जोड़ना चाह रहे हैं। मानव, कम से कम TMC भी संतुष्ट होगी ना? आज सबका साथ लेकर एक अलग स्टैंड लिया गया है सरकार की ओर से कि हिंदुस्तान इस लाइन पर आगे बढ़ेगा। थोड़ा हम इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हमारी लाइन, हमारा रुख क्या होगा। इस पर तो आप सरकार के समर्थन में है ना? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और त्यागी सर से मैं काफी सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनकी बातों से जो सॉफ्ट लाइन जो तालिबान के प्रति दिखा है, बड़ा दुख होता है। मुझे याद है 1999 जब कांधार में हमारे जहाज को किडनैप कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया था और हमारी नेत्री बंगाल से श्री ममता बनर्जी ने अपने आप को बलिदान देते हुए बोला था कि आप मुझे भेजिए और लेट्स नेगोशिएट। मैं तालिबान के पक्ष में नहीं हूं और मैं ये नहीं बोल सकता कि अलकायदा नहीं है या तालिबान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारा सरकार का ये तो स्पष्टीकरण है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को कत्लेआम हो रही है, मैंने वहां पे गली मोहल्ले में कत्लेआम हो रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, उन्होंने भी यही बोला कि वहां से लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो समय है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। आज 10 से 15,000, मैं जानता नहीं हूं क्या फिगर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बताया नहीं है। पूरे देश को अवगत करानी चाहिए कि हमारे इतने लोग और इतने नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं। क्योंकि हमारे अटल जी जब थे, उन्होंने बोला था कि एक परिवार का कोई एक व्यक्ति भी अगर फंसता है और वो मरता है तो हमारे देश के लिए वो निंदनीय बात होगी और मेरा देश पूरा दुखी होगा। सरकार की कोशिशों में कहां कमी आपको दिखाई दे रही है मानव जायसवाल? सरकार क्या करे? मैडम, जिस तरीके से, मैडम दो चीज है। पहली बात है कि जिस तरीके से इवैक्यूएशन हो रहा है, आपने खुद ही बताया कि लगभग 800 लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है। अगर 15,000 लोगों का इवैक्यूएशन होने में 240 दिन लगेंगी जिस स्पीड से हो रही है। कुछ एक कंटिजेंसी प्लान होती है जिसको प्रायोरिटी में सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है और बहुत सारी गतिविधियां चेंज हो रही हैं एवरी डे। हर तरीके से अटैक कर रहा है। बहुत सारी जगहों में उन्होंने नए अपने पावर्स इंस्टॉल नहीं, मैं आपसे क्या जानना चाह रही हूँ, वो क्या कर रहा है वो तो हम तस्वीरों और रिपोर्ट के जरिए दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि भारत सरकार से हम सहमत नहीं है, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? जल्दी से बोलिए, उसके बाद त्यागी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सिंपल एक ही है कि हमारी लॉजिस्टिक को भरपूर तरीके से एक्सपैंड किया जाए, जिस तरीके से भी हो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। और आज आपको पता है कि इंडिया कितना वल्नरेबल है, जिस तरीके से हम चारों दिशाओं से घिरे हुए हैं और हमारा जो आपसी जो मतभेद है वो प्रखर रूप से दिख रहा है। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का जिस तरीके से, ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। त्यागी साहब, ठीक है, हमें ये भी वो कह रहे हैं कि हमें अपने संसाधनों का और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, और आपकी कुछ बातों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। त्यागी साहब। मानस जी, मैंने अपने वक्तों में 4 और सज्जन बैठे हुए हैं, तालिबान की तारीफ नहीं की। मैंने तालिबान में अलकायदा में फर्क बताया। अलकायदा बेसिकली वेस्ट एशिया के जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आउटफिट हैं वो है, और तालिबान जो है अफगान के अंदर ही पैदा हुआ आउटफिट है। एक तो समझ लीजिए, एक बार उनकी बात हो जाए, ठीक है मानव, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। त्यागी साहब। मानव जी, जब तक आप नहीं कहेंगे कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अपनी बात शुरू नहीं करूंगा। नहीं प्लीज आप बोलिए। चित्रा जी, मैं तो अफगानिस्तान के जो तालिबानी नेता हैं उनके इन इरादों का सबसे पहले विरोध कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा है वी विल नॉट डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वी शुड अप्लाई इन अफगानिस्तान। डेमोक्रेसी नो, it is very clear, it is Sharia law that it is। मेरे जैसा आदमी क्यों सपोर्ट करेगा शरिया लॉज को? तो मानस जी, मेरे मुंह में ऐसी बात, प्लीज ऐसी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैं बोलना चाहता हूं, डेमोक्रेट, लोकतंत्र के लिए हमने तकलीफें सही हैं।
मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले आप बोल लीजिए। हर बड़ी चुनौती अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आती है, लेकिन जब बात तालिबान, उसकी सरकार, उसके समर्थन को लेकर जुड़ी हुई हो तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है हिंदुस्तान। आगे किस तरह के कदम बढ़ाए जाएंगे सर्वदलीय बैठक में, फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि वेट एंड वॉच, उसके बाद ही कोई फैसला इस मुद्दे पर लिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद या उस तरह के संगठन को कभी भी हिंदुस्तान ने समर्थन नहीं दिया है। इसी वजह से हिंदुस्तान का रुख अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इन सब के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। उनके सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब। ओवैसी जी, आज जो मीटिंग हुई है, भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई अफगानिस्तान के मामले को लेकर, क्या आपकी जो शंकाएं थी उसको निजात मिली और आपने क्या क्या सवाल उठाए? नहीं, हमने जो सवाल उठाए थे उसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। मीटिंग बड़ी लंबी रही, प्रेजेंटेशन दिया गया, उस प्रेजेंटेशन कॉपी दी गई, जितने सवाल उठाए उसका जवाब गोलमोल करके दिया गया, मगर जो हम सवाल उठाए उसका हमको जवाब मिलना था, नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हमने ये पूछा कि भारत सरकार के पास कंटिंजेंसी प्लान क्यों नहीं था इवैक्यूएशन का, और इतनी तकलीफ हमको क्यों हो रही है। हमने ये पूछा कि हमने 200 एम्बेसी के स्टाफ को हमारे क्यों ला लिए, आप थोड़ा स्टाफ का प्रेजेंस काबुल एयरपोर्ट पर मेंटेन कर जैसा नेटो ने और यूएस ने किया। हमने अफगानी नेशनल जो हमारे एम्बेसी में काम करते थे उनको क्यों छोड़कर आ गए, उनको क्यों नहीं लाया आपने। और अमेरिका से हमारा क्या कोऑपरेशन है। जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत आए थे तो पार्लियामेंट में जयशंकर साहब ने बयान दिया था कि इंडिया एंड यूएस ऑन द सेम पेज। ये कौन सा सेम पेज है भाई? ग्रीन जोन से अमेरिका जाता तो भारत को नहीं कहता है। अमेरिका अपने चिनूक्स नहीं देता हमारे एम्बेसी के स्टाफ को और भारत के नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये कौन सा हमारा कोऑपरेशन है? तो ये तमाम तरह के सवाल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए अफगानिस्तान के और तालिबानी शासन के मुद्दे पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, मौजूदा जिस तरह की स्थिति है, तालिबान के प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान मेरे दूसरे घर जैसा है। पाकिस्तान में पीटीआई की नेता कह रही हैं कि तालिबान तो हमारा दोस्त है और वो कश्मीर फतह करके पाकिस्तान को दे देगा। यानी कि स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा और लंबे वक्त तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, क्योंकि यहां पर तो दूसरे ही खिचड़ी पकने लगी है। ऐसे में क्या करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, यहां हम 5 लोग बैठे हैं जिसमें काफी सीनियर लोग भी हैं। मेरा मानना है कि हम पांचों की बुद्धि से, जो आज 37 लोग बैठे थे और जो सरकार होती है उनकी बुद्धि काफी अधिक है। इन चीजों से सरकार भी अवगत है कि इस प्रकार की परिस्थिति अफगानिस्तान में है, इस प्रकार पाकिस्तान का आतंक भी हो सकता है और उसका एक वनरेबिलिटी है। तभी तो जयशंकर जी ने यूएनएससी में जाके पाकिस्तान के आतंक, एलईटी और जेएम के बारे में स्पष्टता के साथ और एक समग्रता के साथ अपने विषय को रखा। मगर सारा कुछ पब्लिकली कहा नहीं जाता है। बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा लास्ट डेट होगा जब हिंदुस्तानी वापस आ जाएंगे हिंदुस्तान, कहां कहां हिंदुस्तानी है, वहां कैसे हम लेके आएंगे, कितनी संख्या में वहां हिंदुस्तानी है। चित्रा जी, कुछ बातें पब्लिकली नहीं बोलनी होती है। सपोज करिए 100 हिंदुस्तानियों को एक ठिकाने पर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है, काबुल में एक अफसर को भी वहां रखा हुआ है, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार यहां डिक्लेयर करेगी कि फलाने मार्केट के फलाने बिल्डिंग में हमने 100 हिंदुस्तानियों को रखा हुआ है, परसों के दिन हम उनको इवैक्यूएट करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए कितनी संख्या बाकी है, किस दिन कौन सी कंटिंजेंसी प्लान है। अगर वो कंटिंजेंसी प्लान अभी से हम डिक्लेयर करना टीवी पे शुरू कर दें तो वही होगा जो आप याद करिए करगिल के युद्ध के समय कुछ लोग जाके वहां कैमरा लेके दिखाते थे कि देखो यहां हमारे आर्मी के लोग खड़े हैं, यहां पर हमारी टैंकर खड़ी है। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि इसका फायदा पाकिस्तान उठाता था। आप याद करिए 26/11 के समय भी जो हमारे कमांडो उतरी थी होटल के अंदर, तो ये सारा जब लाइव टेलीकास्ट होने लगा तो अंदर जो आतंकवादी थे उनको लाभ हुआ। तो ये चीजें टीवी पे डिस्कस नहीं होता है कि मुझे आके टीएमसी का प्रवक्ता पूछेगा कि बताइए कौन से दिन आप कितना इवैक्यूएशन करेंगे और मैं बताना शुरू कर दूंगा कि 29 तारीख को 20 भारतीय आ जाएंगे और फिर 30 तारीख को इतना होगा, 31 तारीख को इतना होगा। 2-4 और प्रश्न पूछे गए थे, मैं एक साथ में जवाब देता हूं। देखिए यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा वनरेबिलिटी है इंडिया का, इसलिए भारत की सरकार क्या कर रही है। देखिए भारत की सरकार तो करेगी, मगर मैं भी आज मुझे मौका मिला है, दोनों मेरे भाई बहन यहां मौजूद है, मैं उनको भी एक एडवाइस, अनसॉलिसिटेड एडवाइस दूंगा कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, आप रोहिंग्यान्स को कल से, ये जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भी, उनको आप सीने से लगा के मत रखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। उसके कारण वनरेबिलिटी बढ़ती है।
दूसरा है हमारे सिद्धू साहब के जो एडवाइजर हैं वो कह रहे कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं है देश का, वो कह रहे कि पाकिस्तान से हमें कोई क्रिटिसिज्म करना ही नहीं चाहिए, तो उससे भी वनरेबिलिटी बढ़ती है। ये सारी चीजों को हमें समग्रता में देखना होगा। सरकार पे विश्वास रखिए, पूरा सभी भारतीयों को इवैक्यूएट करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनीत वो कह रहे हैं कि गोपनीयता के तहत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सामने नहीं रखा जा सकता है, वरना वहां पर जो हिंदुस्तानी या जो लोग यहां पर आना चाहते हैं फंसे हुए हैं उनको खतरा बन सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार गोपनीयता से काम करे, मैं तो कह भी नहीं हूं यहां पे ब्यौरा दे, लेकिन हाँ सरकार फिर ऐसी बेवकूफी के बयान भी ना दे सरकार के लोग आकर। अभी आपको याद है ना एयर स्पेस जब बंद हो गई थी उसके 4 दिन पहले क्या कहा गया था, अपनी अपनी कमर्शियल फ्लाइट पकड़ के आ जाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था। तो इस तरह की बयानबाजी भी ना हो जिससे डर का माहौल फैलता है। मैं एक और बात यहां पर कहना चाहती हूं, यूएस के नॉन नेटो एलाइज को यूएस सिक्योरिटी देता है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, हम नहीं है। 7 साल से तो हम ट्रंप जी की सरकार बना रहे थे, हमने क्यों नहीं कुछ किया इस तरफ, मैं पहली सवाल। दूसरा, आप कांग्रेस को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे रशिया रूस की नीति को लेकर, आज जरूरत है कि अपने सामरिक हितों को सर्वोपरि रखकर आप हर उस ताकत से बात करिए जो आपके साथ खड़े रहने को तैयार है। आज आप रूस से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान जो एक्सिस बन रहा है उसमें कहीं पर रूस की मदद चाहिए होगी, तो आपने हमको गलत बोला। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहती हूं, त्यागी साहब ने 2 वाक्य यहां पर बताए और खुशी होती है जब ऐसी बात होती है कि कैसे नरसिंह राव जी ने कुछ किया था और फिर अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ किया। यही तो बात है, जब आप सत्ता में रहते हैं, जब आप शासन में है, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको थोड़ा उदार बन के सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। बिना वो सामंजस्य स्थापित किए आप रणनीति नहीं बना सकते, क्योंकि एक बात ये सच है कि आज की तारीख में हम जो भी कहें, 6 अगस्त को 3.25 मिनट बोले थे, थोड़ा धैर्य रख लें। 6 अगस्त को यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान ने बोला कि तालिबान ऐसा पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा है। 13 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत विरोधी संगठन है वो सब पाकिस्तान के सॉइल से ऑपरेट करती हैं। जो मजीद अल कतनी थे, कतर के स्पेशल ऑनवॉय, उन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो ऑनवॉय थे, उन्होंने बोला कि भारत ने दोहा में तालिबान से बात करी है। अब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। कॉन्फिडेंस में लिया गया ना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ये सारे सवाल उठेंगे। गोपनीयता को मुद्दा बनाकर संबित पात्रा जी बहुत सारी बातों को अगर आप छिपा ले जाएंगे, ठीक है मैं सवाल ले लेती हूँ, बहुत सारे मुद्दों को आप छिपा ले जाएंगे तो फिर आपसे पलट के सवाल पूछे जाएंगे ना, भरोसा में क्यों नहीं लिया? आप उसको भी छिपा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संबित पात्रा जी। चलिए मैं जवाब देता हूं। नहीं, पहली बात तो यहां पर जो केसी त्यागी जी ने एक ऐतिहासिक विषय को उठाया, वाजपेयी जी को भेजा गया था यूएन में। देखिए एक बात में बहुत अच्छा जेस्चर था, धन्यवाद है उसके लिए, मगर वाजपेयी जी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। मैं आज कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। आप सोचिए जरा, मतलब वाजपेयी जी ने तो बांग्लादेश के युद्ध के समय किस प्रकार से सरकार के साथ, उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, एकमुश्त होकर खड़े होना। कहां वाजपेयी जी है बताइए, युग पुरुष हैं वो अपने आप में, कितनी उनकी स्टेचर का क्या कमाल था। और आप सोच लीजिए जरा, अगर हम राहुल गांधी को आज भेज देते क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चित्रा जी बुरा मत मानिएगा, मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, आज का दिन खिलाफत की है भी नहीं, मगर आप सोचिए कश्मीर में 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये नहीं करना चाहती हूँ आज, नहीं मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं, गलत नहीं बोलूंगा आज, राहुल गांधी जी के गलत नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे चित्रा जी, मैं राहुल गांधी जी के लिए गलत बात नहीं बोलूंगा, वो बहुत अच्छे हैं, मगर मैं चित्रा जी जरा इनको शांत कर दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। चित्रा जी मैंने तो शांति से बोला, मैंने तो शांति से बोला, चित्रा जी मैंने शांति से बोला था। आज मैं तू मैं नहीं, आज राहुल गांधी जी अच्छे अच्छे बोलूंगा। ठीक है चलिए, मैं अच्छा अच्छा बोलता हूँ, राहुल गांधी का अच्छा बोलता हूँ। आप सुनिए। अब चित्रा जी छोड़िए, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, मगर आप सोचिए जरा, राहुल गांधी को हम भेज देंगे यूएन में तो क्या होगा? आप इमेजिन कर लीजिए, आप देशवासी की आंख बंद करके इमेजिन कर लीजिए। कहां? अरे चित्रा जी मैं 10 सेकंड बोल सकता हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। पार्लियामेंट का चित्रा जी मैं 10 सेकंड बोल सकता हूँ। ठीक है, मेन मुद्दे पर है। देखिए हम मेन मुद्दे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए उनको कैसे ले आ रही है सरकार, और गोपनीयता को आधार बनाकर बहुत सारे ऐसे मुद्दों को छिपाते हैं। ठीक है मैम, सुन लेते हैं। बहुत सारे बातों को छिपाया तो नहीं जा सकता ना,
तो आपको जवाब तो देना होगा। ठीक है सुप्रिया जी, सुन लेते हैं उनकी बात। एक सेकंड, इनको जरा चुप करिए, पहले इनको चुप करिए जरा, ये नॉन स्टॉप चिल्लाती हैं। नहीं, वो चुप करिए। ठीक है, हाँ, वो चुप हो गई है पर होती नहीं है। आ रही हूँ त्यागी साहब, मैं आ रही हूँ फौरन। हमने ट्रंप का सरकार, नहीं एक सेकंड, ये हमने ट्रंप का सरकार, आप जो बाइडन को उछल रहे थे राहुल गांधी, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्या होता है ट्रंप का सरकार हमने बनाई, हम अमेरिका के सिटीजन है जो हमने ट्रंप की सरकार बनाई। सोच समझ के बाद आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने बेवकूफी भरा बयान दिया। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? आप एक पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, अपने ही देश के विदेश मंत्री के लिए यहाँ नेशनल टेलीविजन पे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले बेवकूफी भरा बयान। व्हाट इज बेवकूफ? प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, क्या मजाक क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। सुप्रिया सुने जी, वो जितने संबित पात्रा के प्रधानमंत्री अभी सोनिया गांधी के बारे में प्रधानमंत्री है, प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सोनिया जी के बारे में मेरा मुंह मत खुलवाइए, सभी की आवाज डाउन कीजिए। एक बात मेरी सुनिए, वो जितने संबित पात्रा के प्रधानमंत्री हैं सुप्रिया जी, उतने ही आपके भी प्रधानमंत्री है। और यहाँ पर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दलगत राजनीति से संबित पात्रा हमें भी ऊपर उठना होगा, और अगर आप सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो उनकी बात को भी समझिए। और प्लीज यहाँ पर किसी को भी लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। संबित पात्रा जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, त्यागी साहब में उसके बाद में आपके पास आ रही हूं। चित्रा जी, मैं तो अपोज करता हूं। नेशनल टेलीविजन में अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बेवकूफी भरा बयान देते हैं, तो मैं इसके साथ तो खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं तो बोल रहा हूं सबका साथ सबका विकास। ये बेवकूफी भरा बयान क्या होता है, क्यों बोला जाता है बेवकूफी? नहीं, आप पहले शांति से बैठिए, चिल्लाइए मत प्लीज। प्लीज चित्रा जी, ये मैडम हमेशा गाली देती हैं, हमेशा चिल्लाती हैं, क्यों बुलाती हैं आप इनको डिबेट में? पूरा डिबेट खराब कर देती है चित्रा जी आके। पूरी कीजिए, कोई परिपक्वता नहीं रहती है। त्यागी साहब बहुत देर से हाथ उठा। चित्रा जी, मैं शांति से तो बात कर रहा हूँ। बोलिए। चित्रा जी, मैं शांति से बात कर रहा हूं। मैंने एक सही विषय पे आपत्ति दर्ज कराया कि विदेश मंत्री के लिए ये कहना कि वो बेवकूफी भरा बयान देते हैं, ये उचित नहीं है। जबकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है, तो इस प्रकार से प्रवक्ताओं को बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात देखिए चित्रा जी, मैंने बार बार कहा इस सरकार का इवैक्यूएशन को लेकर एक ट्रैक रिकॉर्ड है। चित्रा जी, आप स्वयं भी, मैं भी, केसी त्यागी जी भी और यहां कांग्रेस के प्रवक्ता कितना भी चिल्ला ले, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के इवैक्यूएशन प्रोसेस पर विश्वास करती है। चित्रा जी, वो जानते हैं कि मोदी जी हैं तो हमें निकाल के लाएंगे। याद करिए 3 फादरों की किस प्रकार से अपहरण कर लिया था आतंकवादियों ने, उन फादर्स को भी निकाल के लेके आए। ओमन चंडी जो हमारे पार्टी के नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो 43 नर्सेस को हम सीरिया से जिस प्रकार निकाल के लाए थे उसके लिए तारीफ की थी। तो ये यहाँ ना कहा जाए कि बेवकूफ का सरकार है और प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं किया जाए। मुझे इस पर घोर आपत्ति है, क्षमा याचना करनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। जल्दी से आप जवाब दीजिए एक लाइन में, उसके बाद में केसी त्यागी साहब आपके चित्रा जी, आई हैव टू स्पीक नाउ। सुप्रिया जी आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन प्लीज मेरी गुजारिश है, ऐसे बोल रही है जैसे कि बड़ा एकदम यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षा हैं। नो, 1 सेकंड प्लीज कीप क्वाइट। बोलिए सुप्रिया जी। चित्रा जी, ये डिबेट पूरी तरह से ठीक चल रहा था। ये मेरे नेता के खिलाफ नहीं है, आप कीप पर आ जाते हैं। जल्दी से जो उन्होंने सवाल किए हैं, हम विदेश अमेरिका जाकर कहा। हाँ, तो किसने अमेरिका जाके ट्रंप सरकार बनवाने की बात कही थी? अब की बार ट्रंप सरकार किसने किया था? ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और उसके चलते हमारी बाइडेन है प्रेसिडेंट उनके। आप जो जाके बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार कौन जाके बोला था? ये चलिए इतिहास में केसी त्यागी साहब आपका क्लोजिंग कमेंट में प्लीज उसको खत्म करते हुए केसी त्यागी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। केसी त्यागी साहब, अब सवाल यही है कि यहाँ से सरकार का रुख क्या होना चाहिए, और सर्वदलीय बैठक की पूरी जानकारी विस्तार से आपके पास है। अगर हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए कि अब कदम कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, भारत का, हिंदुस्तान का, हम पार्टियों से बाहर निकलते हैं, इस देश की क्या स्थिति है, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा अफगानिस्तान के मुद्दे पर? देखिए, मीटिंग वहां पर बहुत कामयाब रही है। मुख्य विपक्षी दल ने बहुत सकारात्मक तरीके से भारत के विदेश मंत्री के प्रयासों की सराहना की है। जिस तरह का वातावरण आपके इस रूम में है, ऐसा वातावरण वहां पर नहीं था। लेकिन इसमें ना कांग्रेस पार्टी की गलती है, ना भाजपा का दोष है।
सारी की सारी गलती जो है वो अमेरिकी प्रशासन की है। और ये पहला मौका नहीं है। वहां पे दोहा में इनका मुख्यालय बनाया हुआ तालिबान का, अमेरिका पिछले 3 महीने से वहां पे उनके साथ वार्ता में लगा हुआ है। वो अपने सैनिकों को निकालना चाहता है, वो अपने राजदूत को और इसके स्टाफ को निकालना चाहता है। उसने जो जल्दबाजी अमेरिका ने दिखाई, उसमें तालिबान ने अपने आप को अमेरिका से ज्यादा ताकतवर दिखा दिया।